हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है आयत। तो आज मैं आपको रेक्टेंगल से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। रेक्टेंगल क्या होता है वो बताऊंगा, और इससे जुड़े एडवांस लेवल के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं आपको सभी तरह के सवाल भी सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी नए तरह का सवाल दिखाई ना दे। ठीक है, अगर नया सवाल आता है तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जो मैं बता रहा हूं, बाकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा रेक्टेंगल एक ही वीडियो में बता दूंगा, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं रेक्टेंगल के बारे में, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। ठीक, तो क्या होता है रेक्टेंगल? ए बी सी डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। ठीक, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के। तो ये सारे जो एंगल इसमें दिए हैं चार, वो क्या हो गए? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का सिंबल है। ठीक है, और खास बात क्या होती है कि इसकी जो आमने सामने की साइड होती हैं, मतलब जैसे यहाँ बी सी दिख रही है साइड, ये है ए डी। बी सी के सामने की साइड ए डी, ये दोनों आमने सामने की साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इसकी लेंथ है एल और इसकी भी लेंथ है एल। वैसे अगर यहाँ से ले लो ए बी, तो ये जो है सामने वाली साइड सी डी के क्या है? इक्वल। तो इसकी लेंथ अगर बी है तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी? बी। ठीक है, तो आयत की दो विशेषताएं होती हैं। इसके चारों जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, और इसके आमने सामने की जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को, इस तरह का जो क्वाड्रिलेटरल है उसको बोलते हैं रेक्टेंगल, या ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, मतलब इसकी लंबाई जो है वो क्या है? एल है, और चौड़ाई कितनी है? बी। ठीक, अब इसके अलावा भी आयत में और भी तरह की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूं। पहली देखिए, विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ये मैंने बता दिया आपको, आमने सामने की जो साइड में बराबर होती हैं, और समांतर होती का मतलब कि अगर आप इसको इस डायरेक्शन में बढ़ाओगे, इसको इस डायरेक्शन में बढ़ाओगे, तो आगे बढ़ाने पे ये एक दूसरे को कभी क्या नहीं करेंगी? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये तो समांतर का ये मतलब होता है, मतलब आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती नहीं है। तो समांतर का सिंबल एरो से डिनोट किया जाता है इस तरह से। ठीक है, वैसे अगर आप इसको लोगे, ये वाली साइड लोगे, ठीक, तो उसको डबल एरो दे देते हैं, ये है ना। तो ये भी दोनों साइड क्या होंगी? ए बी जो है पैरेलल होगी किसके? सी डी की। मतलब आगे अगर बढ़ाओगे आप तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये चेंज नहीं होती। किनकी? समांतर रेखाओं की। ठीक है, वैसे इनकी भी जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? ये भी कांस्टेंट होगी, मतलब ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो समांतर का कॉन्सेप्ट ये हो गया। नेक्स्ट है, सभी कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ये मैं बता चुका हूं, सभी कोण क्या होते हैं? इसके समकोण होते हैं, राइट एंगल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, विकर्ण बराबर होते हैं एवं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, किंतु समकोण पर नहीं। मतलब इसके जो विकर्ण होंगे, विकर्ण कहाँ से बनाते हो आप? ये जो ए से अगर आप सी को मिला दोगे तो ये जो लाइन होती है इसको विकर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में डायगोनल। तो सिंबल होता है डी। तो D1 ये हो गया, और यहाँ से इसको मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? ये D2 हो जाएगा। ठीक, वो बोल रहे हैं विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं, मतलब D1 इज इक्वल टू क्या होगा? D2। दोनों की वैल्यू क्या होगी? कॉमन होगी D। ठीक है, मतलब दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। मतलब जहां पर ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट आपको मिलेगा, ये इस पॉइंट से लेके एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित। मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। ठीक है, चूंकि विकर्ण बराबर हैं सब, है ना, तो बराबर है मतलब ये सब साइड क्या है? आपस में इक्वल है। ये चारों जो वैल्यूज हैं वो इक्वल है। मतलब ओ पॉइंट अगर इसको दे दें तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। ठीक है, चारों साइड क्या हो जाएंगी? ये विकर्ण वाली इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है? लास्ट में क्या बोला? किंतु समकोण पर नहीं। मतलब आप जो ये एंगल देख रहे हो, ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ ये जो एंगल बनेगा, ये समकोण नहीं होगा, ये 90 नहीं होगा। ठीक, मतलब आयत की विशेषता है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, बराबर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री क्या होता है? नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, चारों कोणों के समद्विभाजक एक वर्ग बनाते हैं। चारों कोणों के समद्विभाजक मतलब अगर ये एंगल है,
ये एंगल है मान लो, इसका मैं क्या खींच दूं, बाइसेक्टर। ठीक है, मतलब एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, कोण को समद्विभाजित करने वाली अगर मैं लाइन खींच दूं ऐसे इस तरह से, ये मैंने एक लाइन बना दी, ये कोण समद्विभाजक हो गया किसका, ए का। ठीक है, वैसे अगर मैं बी को ले लेता हूँ तो इसको भी लेके अगर मैं इसका क्या बना दूं, कोण समद्विभाजक, ये बना दिया मैंने। ठीक, वैसे अगर सी को लेके बना दूं, सी को लेके बना देता हूँ। ठीक, ये यहाँ से अगर सी ऐसा बन गया, ये बना दिया मैंने। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा तिरछी हो गई, ये एंगल बाइसेक्टर है। वैसे डी को लेके अगर बना दूं इस टाइप से बना दूं ऐसा। ठीक, तो ये अभी आपको नहीं दिख रहा है वर्ग जैसा, लेकिन वो वर्ग ही बनेगा, आप इसको प्रॉपर बनाना अच्छे से। ठीक है, अभी देखो अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, मान लो ये वाली को। ठीक, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना ताकि ये कैसा दिखे, वर्ग जैसा दिखे। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा तो आपको ये जो मिल रहा है क्वाड्रिलेटरल, ये ठीक है, ये इसकी बात हो रही, मतलब चारों कोणों के अगर समद्विभाजक आप बनाओगे, ये हमने चारों कोणों क्या बना दी, समद्विभाजक, तो आपको जो ज्योमेट्री मिलेगी, अगर मैं इसको पी क्यू आर और एस नाम दे दूं, ठीक है, तो पी क्यू आर एस, चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या होता है, एक वर्ग होता है। ठीक है, मतलब आयत के अगर आप क्या ले लो, एंगल बाइसेक्टर ले लो, तो जो ज्योमेट्री निर्मित होती है उसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, वो क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। क्लियर है, चौथा पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट होता है क्या, मध्य बिंदुओं को मिलाने से समचतुर्भुज बनता है। मध्य बिंदुओं को मिलाने से मतलब ये जो भुजाएं दी हैं उनके मध्य बिंदुओं को, तो जैसे ए बी का मध्य बिंदु ले लिया मैंने यहाँ पर पी, बी सी का ले लिया ये क्यू, ठीक है, सी डी का ले लिया मैंने आर, और ए डी का ले लिया एस। तो ये जो मध्य बिंदु हैं अगर आप इनको मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा, पी क्यू आर एस क्या मिलेगा, ये पी क्यू आर एस, ये क्या मिलेगा, एक समचतुर्भुज। क्या मिलेगा, समचतुर्भुज। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में क्या होता है, रोम्बस। क्या मिलता है, अगर आयत के मध्य बिंदुओं को मिला के अगर कोई ज्योमेट्री बन रही है तो वो क्या होगी, वो होगी रोम्बस या समचतुर्भुज। क्लियर है, ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, ये मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे अब कॉन्सेप्ट देखते हैं और किस तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं इससे। अब आता है देखिए रेक्टेंगल से रिलेटेड फॉर्मूलेज। ठीक है, तो अब हम इसके फॉर्मूलेज देखते हैं कि कौन कौन से इसके फॉर्मूलेज होते हैं। तो ए बी सी डी आपके पास देख रहे हो रेक्टेंगल है। ठीक है, चारों एंगल क्या है इसके, 90 डिग्री हैं, और आमने सामने की जो साइड है वो क्या है, इक्वल है। ठीक, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक, लेंथ एल है, ब्रेथ बी है। तो पैरामीटर सबसे पहले निकालेंगे। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, मतलब एल, ये वाली अगर एल ले लिए प्लस यहाँ बी, फिर आगे फिर यहाँ पर बी और फिर प्लस एल, तो दो दो बार आ गया दोनों, तो दो कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, परिमाप P इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। क्लियर है, सेमी पैरामीटर S इज इक्वल टू, इसमें 2 का भाग दे दो तो सेमी पैरामीटर निकल आएगा, मतलब कितना जाएगा, L प्लस बी। ठीक, फिर एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब इसके अंदर ये जो जगह आप देख रहे हो इसका एरिया पूछा जा रहा है, कितना आता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है विकर्ण डायगोनल। ठीक है, डायगोनल में आपको बता चुका हूँ दोनों इक्वल होते हैं, तो अगर मैं इसको डी ले लेता हूँ तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर कैसे आता है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, ये कर्ण की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, क्या आता है देखिए, नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल सर्किल, मतलब अधिकतम संभावित वृत्त की त्रिज्या बराबर आर बराबर क्या होता है, स्मॉल आर बराबर बी अपॉन 2। इसका मतलब समझिए, अगर आपको आयत के अंदर एक मैक्सिमम साइज का क्या बनाना हो, सर्किल, तो आप कैसे बनाओगे, अधिकतम रेडियस का, तो वो हमेशा ध्यान रखिए वो कैसे बनेगा, बी अपॉन 2, मतलब किसके अनुदिश बनेगा, ब्रेथ के अनुदिश। कैसे, ऐसा ही सर्किल आप बना सकते हो, इसमें मैक्सिमम जो क्या बोलते हैं रेडियस होगी, इस तरह का सर्किल। ठीक, तो यहाँ से जब आप ऐसे लाइन बनाओगे तो इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, तो देखिए ये किसके बराबर दिख रही है आपको, ब्रेथ के इक्वल दिख रही है, मतलब इसका जो व्यास होगा, डायमीटर जो होगा वो क्या होगा, 2 इंटू ब्रेथ। ठीक है, अगर रेडियस ले लें इसकी तो रेडियस बराबर क्या आ जाएगा, बी अपॉन 2, मतलब इसकी जो चौड़ाई होती है उसका हाफ, यही इसमें मैक्सिमम साइज का क्या आ सकता है, सर्किल आ सकता है। ठीक, अब आपको लग रहा है लेंथ के अनुदेश क्यों नहीं बनाया, तो इस तरह से जब सर्किल बनाओगे ना ऐसा, तो ये सर्किल नहीं बनेगा,
क्या बन जाएगा, अंडाकार बन जाएगा, ओवल बन जाएगा। हमें सर्किल बनाना है ना कि ओवल बनाना है, ठीक है। सर्किल कैसे बनता है, उसकी ब्रेथ के अनुदेश जब बनाओगे आप। तो अधिकतम संभावित वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्या होती है, b/2। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है परिगत वृत्त की त्रिज्या। परिगत वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर क्या वैल्यू होती है, √L² + b²/2। अब ये कैसे बनेगा, देखिए जैसे मैंने ये डायगोनल बना दिए, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया अभी, ये इक्वल होते हैं सब वैल्यूज, ठीक है, ये सब इक्वल होती है ना। तो अगर आपने यहाँ पर प्रकार को रख के और यहाँ से लेके इतनी वैल्यू को लेके रेडियस मान के अगर मैंने कैपिटल आर ले लूँ और एक सर्किल बनाया, ये ऐसा सर्किल आप बनाओगे तो ये इसकी चारों जो वर्टेक्स है ना उसमें से होकर जाएगा ऐसा, ठीक। तो ये होता है सरकम सर्किल, ठीक है, परिगत वृत्त। और इसी की त्रिज्या कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जाएगा √L² + b², ठीक, क्योंकि पूरे डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, √L² + b², ठीक। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, r + r। तो 2r की वैल्यू कितनी हो गई, √L² + b²। तो कैपिटल आर बराबर क्या जाएगा, √L² + b²/2, ठीक है। तो ये परिगत वृत्त की त्रिज्या हो गई। क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताना आपको छूट गया वाला, तो ये देख लीजिए। जैसे अपन जब डायगोनल बनाते हैं इसके, ठीक है, एक डायगोनल बनाओगे तो आयत के जो विकर्ण होता है वो आयत को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, ठीक है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। मतलब इसका क्षेत्रफल 1/2 तो इसका 1/2, ठीक है, आधे आधे भागों में। अगर आपने क्या किया, अगर आपने 2 डायगोनल बना दिए, ठीक, तो ये 2 डायगोनल अगर मैं बना दूं इसमें, तो दोनों डायगोनल क्या करते हैं, आयत को 1/4 भाग में इक्वली डिवाइड करते हैं। मतलब ये जो भाग हैं ये सब क्या करेंगे, एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करेंगे। टोटल 1 है तो इसकी वैल्यू 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, 4 इक्वल भागों में इसको डिवाइड करता है कौन, विकर्ण, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अब आगे देखते हैं। आयत से रिलेटेड और भी तरह के देखिए महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। ABCD एक आयत दिख रहा है, इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है O, और अगर यही आयत है और इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है O, तो भी दोनों केस में ये जो रूल है ये फॉलो होता है, क्या, OA² मतलब ये OA² + OC² बराबर क्या होता है, OB² और प्लस OD², दोनों केस में, चाहे पॉइंट अंदर हो चाहे पॉइंट बाहर हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये वर्ग में भी फॉलो होता है और आयत में भी फॉलो होता है ना। अगर ABCD हमारे पास यहाँ पर कोई आयत है, देखो ABCD नाम नहीं दिया है, मान लो कोई आयत है, इसके अंदर एक पॉइंट है, तो जब एरिया वाइज देखोगे, मतलब इतने भाग का एरिया और इस भाग का एरिया, इन दोनों का जो टोटल होगा वो इन दोनों के टोटल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो A1 + A3 = क्या होता है, A2 + A4। क्लियर है, एक फॉर्मूला ये भी है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बार बार एग्जाम पूछा जाता है। जैसे आपके पास एक आयत दिया हुआ है ना, कोई आयत है आपके पास, तो ये लेंथ जो है इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ये लेंथ यहाँ पर है और ये जो ब्रेथ है वो यहाँ B, ठीक। लेंथ और ब्रेथ हमें दी है, तो आयत के अंदर अगर x यूनिट का, x मीटर या सेंटीमीटर जो भी बोलो, x इकाई का कोई रास्ता बना हुआ है, ठीक है, लंबाई के अनुदेश भी बना हुआ है और चौड़ाई के अनुदेश भी बना हुआ है, ठीक। आयताकार एक ज्योमेट्री है, उसके अंदर x चौड़ाई का क्या बना है, रास्ता बना है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x × L + b - x। अच्छा, शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ ले, मतलब इसका अगर पूछ ले, इनका अगर पूछ ले, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, L - s x × b - x, ठीक है। ये मतलब चारों का मिला के आ जाएगा यहाँ वाले क्षेत्रफल। एक का पूछेगा तो इसमें 4 का भाग दे देना, ठीक है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। अगर लेंथ हमें कितनी दी हुई है, इसको L कर लेना और ये B है, गलत प्रिंट हो गया है। सो L = अगर दिया है 20 और B = दिया है 10, ठीक है। और रास्ते का क्षेत्रफल कितना, सॉरी, रास्ते की जो लंबाई दी हुई है वो हमें दी हुई है, लंबाई या चौड़ाई बोले, कितनी दी हुई है, 5। तो सबसे पहले अगर हमें रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, ये जो रास्ता आप देख रहे हो इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो कैसे निकालोगे आप, रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एरिया A1 कर लेते हैं इसको, x मतलब 5, L + b मतलब 20 + 10 - x मतलब 5, कितना जाएगा, 5 × ये क्या जाएगा 30 - 5, ठीक है। कितना आगे, 5 × 25, कितना हो जाएगा, A1 एरिया बराबर कितना आ जाएगा, 125, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल आया, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक। अब शेष भाग का क्षेत्रफल चाहिए आपको,
शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? L माइनस एक्स मतलब 20 माइनस 5 और 10 माइनस 5 कितना हो? 15 गुणित 5 कितना आ गया? 75। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। एक तरीका और बताता हूँ मैं। जैसे आपको निकालना है, मान लो ये फॉर्मूला नहीं बनता आपको, ठीक है, तब आप कैसे निकालोगे? पहले आप देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये लेंथ है, कितनी है? 20। और अगर इसकी ब्रेथ देखोगे ये कितनी है? ये 5। तो खाली ये पट्टी का, ये जो इतनी पट्टी है, इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहो तो कितना आएगा? ये कैसी पट्टी बन रही? देखो आयताकार बन रही, लंबाई 20 और चौड़ाई 5। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाहोगे, एरिया, एक कितना आएगा? 20 गुणित 5 कितना आ गया? 20 25 100। ठीक है, वैसे अगर यहाँ से देखो तो ये है टोटल कितना? ये है 10 और इसकी चौड़ाई कितनी है? ये 5। ये जो है ये भी एक आयत है। ठीक है, मतलब कैसा आयत है? 10 गुणित 5 मतलब 10 लंबाई और 5 चौड़ाई। तो इसका एरिया अगर निकालोगे तो 10 गुणित कितना आ जाएगा? 5 कितना हो गया? 50। कितना आ गया? 150। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि जब हमने इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिए, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिए, तो ये 150 आ रहा है और यहाँ से निकालने में 125 आ रहा है। तो आपको नोटिस ये करना है कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपने क्या किया, एक गलती हो गई कि ये जो एरिया है बीच वाला, ये एक बार इसमें भी काउंट हो गया और एक बार इसमें भी काउंट हो गया। मतलब ये जो एरिया है ये 2 बार काउंट हो गया। ठीक है, तो इसको कम करना पड़ेगा। ये एरिया कैसे निकालोगे? देखो ये लेंथ है कितनी? 5 और यहाँ से देखोगे तो ये भी 5 है। ठीक, और ये एंगल आपको क्या दिख रहा है? 90। मतलब ये एक वर्ग है, यह स्क्वायर है, चारों साइड क्या है? इक्वल है, और 90 भी है। तो ये क्या है? एक वर्ग है। ठीक है, इसकी भुजा कितनी दी है? 5। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो 5 गुणित 5 भुजा गुणित भुजा कितना जाएगा? 25। तो 25 जो है वो 2 बार काउंट हो गया। तो अगर आप 25 घटा दोगे तो कितना जाएगा? 125। तो एक तरीका ये भी है, यहाँ से भी 125 आ रहा है, यहाँ से भी 125 आ रहा है। क्लियर है? तो इस तरह के से तरीके से आप ये निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया, अब जो रास्ता है वो बाहर की तरफ बना है। इससे आयत से बाहर की तरफ एक रास्ता बना है। मतलब आयत है, लेंथ ये दी है L और चौड़ाई दी है B। ठीक, और रास्ता जो है बाहर की तरफ बना, ये X यूनिट का रास्ता चारों तरफ से। तो रास्ता सहित क्षेत्रफल और रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपको चाहिए तो कैसे निकालोगे? 2x L प्लस बी प्लस 2x। अगर हमें L बराबर 20 B बराबर 10 दिया है तो सबसे पहले रास्ते का अगर क्षेत्रफल चाहिए तो कैसे निकालोगे? 2 इंटू 5। L प्लस बी मतलब 20 प्लस 10 और प्लस 2 इंटू 5 कितना आ गया? ये 10 इंटू 30 और इंटू ये हो जाएगा 400। मतलब रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो ये कितना जाएगा हमारे पास? ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो रास्ता दिख रहा है चारों तरफ से, इसका क्षेत्रफल अगर निकालोगे, ये बाहर की तरफ बना है, ठीक है, कितना आएगा? 400। अच्छा, रास्ते सहित क्षेत्रफल अगर चाहिए आपको, ठीक है, रास्ता सहित क्षेत्रफल मतलब ये पूरा क्षेत्रफल चाहिए आपको। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया ना, ये इतने पार्ट का क्षेत्रफल। अब पूरी ज्योमेट्री का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब ये भी चाहिए और ये अंदर वाला भी अगर काउंट कर लो पूरा, तो रास्ता सहित अगर क्षेत्रफल चाहिए पूरी इकाई का, तो वो कितना आएगा? L प्लस 2x मतलब 20 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? ये 30 और ये कितना हो जाएगा? 20। टोटल कितना आ जाएगा? 600। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ रहा है हमारे पास? ये आ रहा है 400 और पूरी ज्योमेट्री का लोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 600। ठीक है, और अगर खाली इतने बस का चाहिए अंदर वाले पार्ट का, तो ये तो सिंपल है, आयत का ही क्षेत्रफल लगाना है। कितना हो जाएगा? 20 गुणित 10 कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, अंदर वाली जो आयत का क्षेत्रफल 200 और रास्ते का भी ले लोगे 400, तो टोटल कितना हो जाएगा? 600। चाहे फॉर्मूले से कर लो, चाहे आप लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अगर यही चीज अगर रास्ता क्या हो जाए अंदर की तरफ बनाओ, अब ये लेंथ दी है, ये बड़ा वाला आयत देखिए, ठीक है, इसकी लेंथ है L, चौड़ाई है B। अब इसके अंदर बना हुआ है X यूनिट का रास्ता, अंदर की तरफ बना हुआ, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप? आपको प्लस की जगह क्या करना है? यहाँ माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेंथ 25 ब्रेथ 15, इसके अंदर 5 इकाई का क्या बना है? रास्ता। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपको चाहिए तो ये कैसे निकालोगे आप? क्या आएगा? 2 इंटू 5 और L प्लस बी मतलब 25 प्लस 15 माइनस 2 इंटू 5
ठीक है, ये 10 हो गया, इंटू ये 40 माइनस 10 हो जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 गुणे 10 कितना आएगा 300। और रास्ता छोड़कर अगर क्षेत्रफल चाहिए, ये रास्ते को हटा दें, है ना, ये रास्ता अगर हटा दें तो इस वाली इकाई का क्षेत्रफल, मतलब ये जो आयत दिख रहा है इसका क्षेत्रफल, हमें तो बाहर वाली भुजाओं का क्षेत्रफल निकालना, मतलब वैल्यूज दी हैं, इसका क्षेत्रफल अगर चाहिए तो कैसे निकालोगे, इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, एल मतलब 25 माइनस 2 गुणे 5, ठीक है, इंटू 15 माइनस 2 गुणे 5, ठीक है, 25 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा 15, और 15 में से 10 गया तो 5, तो 15 बने 75 यूनिट आ जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। तो इस वाले जो आयत देख रहे हो आप, उसका क्षेत्रफल कितना आएगा 75। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए रेक्टेंगल के अंदर क्या बना हुआ है, एक हमने बना दिया त्रिभुज, ठीक है। अब ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम इसको बेस मान ले, देखो इसको हम क्या मान ले, आधार, ठीक है, और यहाँ से हमने इसका परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री, ये हो गई इसकी हाइट, ठीक। ये देखो किसके बराबर दिख रही है आपको, ब्रेथ के बराबर दिख रही। तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो आप कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, एल है, और हाइट कितनी है, ब्रेथ के बराबर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब आयत का जो क्षेत्रफल होगा उसका हाफ कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल का क्षेत्रफल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालना है 1/2 एल इंटू बी, मतलब 8 गुणित 5, कितना हो गया 40/2, कितना जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब दिया हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई 8 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर है तो परिमाप कितना होगा। सबसे पहले परिमाप निकालना है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, मतलब 8 + 6 कितना हो गया, ये 14 और दूनी 28, ठीक है। सेमी पैरामीटर इसका हाफ कर दोगे, 28/2 कितना आएगा 14। एरिया निकालना है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 8 × 6 48 हो गया। डायगोनल कैसे निकालोगे, √L² + B², मतलब 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर 100 इक्वल टू क्या जाएगा 10, ठीक। अब स्मॉल r निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, B/2 ब्रेथ अपॉन 2, ठीक है। तो ब्रेथ कितनी है 6/2, तो कितना जाएगा 3। कैपिटल R बराबर निकालना है, ये कितना आता है, √L² + B²/2, L² + B² की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना 10, सो /2 करोगे 5 हो जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज आ गई। चलिए अगला सवाल, ये कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ हम लगाएंगे AO² + OC² इज इक्वल टू क्या होता है, OB² + OD², ठीक है। इसमें लगा दो AO² मतलब 2 का वर्ग 4, यहाँ करोगे OC² मतलब 6 का वर्ग 36 बराबर 4 का वर्ग 16 और प्लस x², ठीक है। ये हो गया 40 माइनस 16 करोगे कितना जाएगा, ये 4 जाएगा 24, ठीक है। सो x² बराबर 24, तो x बराबर √24, 4 × 24 होता है, ठीक है। तो 2√6 x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। यही पॉइंट अगर बाहर है, ये वैल्यूज दी हुई हैं, तो आपको x बताना है कितना आएगा। आप इसको खुद सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि वैल्यू कितनी आ रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब एरिया वाइज दिया है, ये एरिया 8 है, ये 9 है, ये 12 है, ये x है। तो अब जानते हैं ये जो एरिया होते हैं सामने वाले, वो क्या होते हैं, जोड़ में योगफल में बराबर होते हैं। सो 8 + x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 + 12, ठीक है। x बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा 21, 9 2 11, ठीक है, -8 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 13, तो x बराबर कितना जाएगा 13। इस भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात इतना दिया है 3:2, ठीक है। अब यदि खेत, मतलब ये खेत का जो आकार है वो आयत के जैसा है, यदि इस खेत का परिमाप जो है 100 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अनुपात में दिया है, तो लेंथ आप कैसे मानोगे, x लगा दो इसमें 3x, ब्रेथ कितनी मानोगे 2x, पैरामीटर दिया हुआ है 100, ठीक है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L + B और इज इक्वल टू 100, ठीक। इस 2 से ये कट जाएगा 50, L + B मतलब 3x + 2x, तो 5x इज इक्वल टू क्या आ गया 100, x बराबर कितना आ गया 20, यहाँ वैल्यू रख दो, 20 × 60 और 20 दूनी 40। एरिया चाहिए आपको, सो एरिया क्या होता है L × B, मतलब 60 × 24 कितना हो जाएगा, 60 × 40 6 × 24,
2400 हो जाएगा। ठीक है, 2400 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, जबकि इसका परिमाप 46 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। तो अगर हमें लेंथ और ब्रेथ पता नहीं है तो लेंथ है L और ब्रेथ है B। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, L इंटू बी की वैल्यू दी है 120। पेरीमीटर दिया मतलब ट्वाइस ऑफ L प्लस बी बराबर कितना दिया है 46। तो L प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। 2 से काट देंगे इसको। ध्यान से देखिए, आप पूरा सॉल्व मत करिए इसको, थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इतना अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, L प्लस बी 23 दिया है और L इंटू बी 120 दिया है। 23 का थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करोगे आप तो आपको समझ में आएगा। जैसे अगर 22 प्लस 1 करोगे तो मल्टीप्लाइड करने में इतना बनेगा क्या, जैसे अगर 2 यूनिट में तोड़ें इसको तो L बराबर कितना है 22 और B बराबर 1, मल्टीप्लाइड करने में इतना नहीं बन रहा। ठीक है, 20 और 21 और 2 कर लो, 21 दूनी तो ये भी नहीं बनेगा, है ना। 20 प्लस 3 ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, फिर 19 प्लस 4 ये भी 23 होता है, लेकिन 19 चौको ये नहीं बनेगा, है ना। वैसे अगर आप 18 और 5 करोगे, ये मल्टीप्लाइड करने पे मल्टीप्लाइड करोगे कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 18 पंचे 90, तो ये भी नहीं हो रहा। फिर अगर 17 करोगे, 17 और 6 23, लेकिन मल्टीप्लाइड भी इतना नहीं होगा, है ना। तो फाइनली आप 16 और क्या करोगे 7 तो भी नहीं होगा, लेकिन 15 और 8 में ये हो जाएगा। 15 और 8 23 और 15 अट्ठे 120। तो L बराबर कितना मिल जाएगा 15 और B बराबर कितना मिल जाएगा 8। बाकी आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये पेयर होता है किसका, देखो राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप बनाओगे तो ये 15 और ये 8, इसका डायगोनल अगर आप लोगे ना तो ये क्या बनेगा 17 बनेगा। ठीक है, तो ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल की कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, तो यहाँ पे आपको आसानी होगी। अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल समझना है तो इसी प्लेलिस्ट में मैंने राइट एंगल ट्राइंगल का पूरा डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रखा है। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हो, तब आप वीडियो देख लोगे तो आपको ये वैल्यूज़ बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी और आप बहुत आसानी से सवाल कर सकते हो फिर। ठीक है, ये डायगोनल हमें मिल गया कितना 17। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 26.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये। प्लॉट की लंबाई, तो एक आयताकार प्लॉट है, ये आयत है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। ठीक है, लेंथ जो है वो क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर ज़्यादा है। चौड़ाई तो पता ही नहीं है तो x मान लो, तो लेंथ कितनी है चौड़ाई से 20 मीटर ज़्यादा, चौड़ाई है x, तो ये हो जाएगा 20 ज़्यादा हो जाएगा, x प्लस 20। ठीक है, अब इसकी ये चारों ओर, ठीक है चारों ओर समझ रहे हो, मतलब इसके परिमाप की वैल्यू के बराबर ये परिमाप होता है। यहाँ पर क्या लगाना है, बाड़ लगाना है। ठीक है, चारों ओर कवरिंग लगाना है। इसमें खर्चा कितना आ रहा है 5300 रुपये। किस हिसाब से आ रहा है 26.50 रुपये प्रति मीटर। पहले हमें ये वैल्यूज पता होना चाहिए कि पैरामीटर है कितना, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2L प्लस बी। पैरामीटर कितना आ रहा है ट्वाइस ऑफ x प्लस x प्लस 20, कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 20। ये पैरामीटर है, मतलब इतने मीटर हमें क्या करना है, बाड़ लगवाना है, टोटल इतना है। ठीक है, 1 मीटर के लिए कितना लग रहा है, 1 मीटर में पैसा खर्चा होगा 26.50 रुपये 1 मीटर में। ठीक है, हमें कितने लगवाना है, हमें लगवाना है 2 इंटू 2x प्लस 20 इतने मीटर में। ठीक, तो दोनों तरफ हमने ये मल्टीप्लाइड कर दिया, तो 26 इंटू 50, ठीक है, इंटू में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 20। ठीक, अगर इतने मीटर में आप लगवाओगे तो कितने खर्चा आ जाएगा 5300, तो कितना आ जाएगा 5300। ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाइड करो कितना आ जाएगा 26 दूनी 52 और 1 53। ये क्या हो गया 2x प्लस 20। 53 से इसको काट देंगे आ जाएगा 100, 20 यहाँ लाओगे 20 घट जाएगा 80, 2x बराबर 80, तो x बराबर कितना आ गया 40। x हमने किसको माना था चौड़ाई को। ठीक है, ब्रेथ हो गई 40, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 20 ज़्यादा मतलब 60, तो लंबाई हो जाएगी इसकी 60 मीटर। क्लियर है। अब देखिए यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई तो उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की, सॉरी यहाँ लंबाई नहीं यहाँ चौड़ाई आएगा,
कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो। ठीक, इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। 25% की वृद्धि, देखिए इसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। कोई चीज़ अगर बढ़ा रहे हो और एक चीज़ को कम करना है तो कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्ट प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है कि अगर जो वैल्यू है 25, ठीक है, अपॉन 100 प्लस यहाँ जो हो रही हो वैल्यू वो ही आपको करना है। वृद्धि हो रही हो तो जोड़ना है और कमी हो रही हो तो घटाना है। इसी वैल्यू को जोड़ना घटाना और इनटू 100। ये प्रतिशत क्या है? कमी या वृद्धि। कमी बोले तो कमी लिखना और वृद्धि बोले तो वृद्धि। लेकिन यहाँ पर जो वैल बोले आपसे कि कमी निकालो तो आप यहाँ घटाना मत, और वृद्धि बोले तो आप बढ़ाना मत, आपको ऊपर वाली वैल्यू ही देखना है। 25% की वृद्धि हो रही तो यहाँ वृद्धि ही करना है। 25/125 गुणे 100, 25 पंचे हो गया तो 20। मतलब कितने प्रतिशत की हमें कमी करनी पड़ेगी? 20% की कमी करोगे चौड़ाई में, तभी क्षेत्रफल क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ दी है L, ठीक, और ब्रेथ है B। अब आपने 25% की वृद्धि कर दी। 25% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 25/100, ठीक है, मतलब 1/4। तो अगर लेंथ 4 थी तो आपने क्या कर दी? 5। तो लेंथ थी 4L, आपने कितनी कर दी? तो 5L कर दी। ठीक है, ब्रेथ है B, ठीक। तो अगर आप एरिया निकालोगे तो पहले एरिया आएगा 4LB मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन आपने अगर वृद्धि कर दी तो एरिया कितना हो गया? 5LB हो गया। कितने यूनिट बढ़ गया? 1 यूनिट। ठीक है, लेकिन हमें निकालने कमी, तो हम यहाँ 5 से कहाँ जा रहे हैं? 4 की तरफ। तो कितने कमी करना पड़ेगा? 1LB की कमी। तो 1LB की कमी करना है। कितने में से? 5 हो गया ना, 5 में से 1LB कम करना है इंटू 100। यहाँ से भी करोगे तो भी ये कितना आएगा? 20%। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। 8वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी, ठीक है, यहाँ वृद्धि नहीं, ठीक है वृद्धि सही है, 20% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? जब भी परसेंटेज वाली वैल्यू आए तो आप ये फॉर्मूले का यूज़ करें हमेशा। क्या? प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस माइनस A इंटू प्लस माइनस B अपॉन 100। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है। वृद्धि हो तो आप प्लस लेना और कमी हो तो माइनस लेना। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर अगर निकालेंगे क्या होगा? देखो, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही, 20% की चौड़ाई में वृद्धि हो रही, मतलब A भी पॉजिटिव है B भी पॉजिटिव है। यहाँ आएगा 10 प्लस 20 और यहाँ प्लस का 10 और यहाँ प्लस का 20 और अपॉन में 100। ठीक है, कितना हो गया? 30 प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आगे 2 बराबर 32%। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? 32%। ठीक है, कुछ बेवकूफ़ लोग जो होते हैं, जिनको पता नहीं होता, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं? सीधे 10% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर A 30% की टोटल वृद्धि, ये वाला टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, जो कि गलत है। नेक्स्ट देखिए इसी में, अब ये मिटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक, सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है हमको कि आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करते हैं, चौड़ाई में 20% कमी करते हैं। तो अब A बराबर क्या है? प्लस का 10 है और B बराबर क्या दिया है? माइनस का 20। क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा? प्लस का 10 माइनस का 20, बीच में हमेशा प्लस आएगा, फिर प्लस का 10 इंटू माइनस का 20 और अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 में से ये गया, माइनस का 10 बचेगा, यहाँ माइनस का 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? -12। माइनस में आ रहा है मतलब कमी दिखा रहा है, तो 12% की क्या हो जाएगी? कमी। इसमें आएगा 12% की क्या हो जाएगी? कमी। यहाँ हो जाएगी वृद्धि। अब 10% की कमी, चौड़ाई में भी 20% की कमी, मतलब दोनों वैल्यू क्या हो गई? अब निगेटिव हो गई। ठीक है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्रतिशत में परिवर्तन क्या होगा? माइनस का 10 माइनस का 20, बीच में प्लस, ये -10 इंटू -20 अपॉन 100, माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस, तो प्लस का 2, कितनी कमी आ जाएगी? -28%, मतलब 28% की क्या हो जाएगी इसमें? कमी। ठीक है, चलिए अगला। यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यदि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दी जाए, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल जो है 75 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई बताइए। पहले लेंथ थी L और ब्रेथ थी B।
ठीक है, मतलब इनमें रिलेशन क्या दिया है, लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, मतलब ये डबल है और ये सिंगल है, मतलब अगर ये एक है तो इसका दोगुना करेंगे 2 हो जाएगी। इसको 2x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक, तो एरिया कितना आएगा, एल बी बराबर कितना आएगा 2x स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया आ गया एल बी बराबर 2x स्क्वायर। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि लंबाई को 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो लंबाई हमने क्या की, एल बराबर 2x माइनस 5 कर दी। चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, x प्लस 5। ठीक है, तो एरिया कितना आएगा इसका, एरिया अगर A2 बोल दें इसको और इसको बोल देते हैं A1, तो A2 बराबर क्या जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 2x माइनस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, ये माइनस 5x और माइनस का 25, कितना हो गया ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 25। ठीक, ये आ गया A2। तो A1 से एरिया A2 जब किए तो कितना बढ़ गया 75 सेंटीमीटर, मतलब 2x स्क्वायर था, अगर आपने चेंजेस किया तो कितना बढ़ गया एरिया 75 यूनिट। ठीक है, कब, जब आपने 2x स्क्वायर प्लस 5x ये केस जब आपने लगा दिया जोड़ने घटाने का, कैंसिल हो गया, 75 यहाँ आएगा, 25 यहाँ आएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 5x, तो x बराबर कितना आ गया 20। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 40 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत जिसका विकर्ण दिया है 5 यूनिट तो उसका क्षेत्रफल बताना है। तो हमें एक आयत बना लेते हैं, ये बन गया आयत, ये लंबाई ये चौड़ाई। ठीक है, ये अगर आप विकर्ण बनाओगे ये कितना दिया है 5। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है या आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा हुआ है तो उससे आपको ये कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। क्या, ये 5 वैल्यू कब आती है, ये जब 3 दिया हो या 4 दिया हो, मतलब ये 4 या 3 या फिर ये 3 और 4, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, चारों कोण 90 होते हैं, ये 3 और 4 होंगे तभी ये वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। तो 3 और 4 अगर लंबाई दी है कि लंबाई 3 है, ब्रेथ कितनी है 4, तो एरिया कितना हो जाएगा 3 गुणे 4 मतलब कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा 12। क्लियर। तो ये था आयत का बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उससे रिलेटेड जो भी एडवांस कॉन्सेप्ट बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, और सभी तरह के जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने सारे आपको कवर करा दिए। ठीक है, पर फिर भी आपको लग रहा है कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।